We are live now. Assalamu alaikum. This is Anusha Ali, a psychologist and rehabilitation manager of Markaz Umeed. एंड इस बार मरकज उम्मीद टॉक सीरीज के साथ हाजिर हुआ है और आज हमारा एपिसोड नंबर 3 है। इस एपिसोड नंबर 3 के अंदर जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। हमारी जो आज की गेस्ट स्पीकर है इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा अली। ये डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वाइस प्रेसिडेंट, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ एनएलपी एंड सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर ऑफ हिप्नोथेरेपी हैं। इसके साथ इनका वास्ट एक्सपीरियंस रहा है आज के टॉपिक के हवाले से जो कि है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और इन्होंने जो है इसके ऊपर बेशुमार यूनिवर्सिटीज के अंदर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा सब चीजें कराई हैं। तो शी नोज अबाउट दिस टॉपिक इन वेरी इन डेप्थ। तो जो है वो मैं खुशामदीद कहना चाहूंगी डॉक्टर उज़्मा को कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हम सबके लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, कि वो आज हमें बताएं कि ये जो है स्ट्रेस जो है वो क्या होता है और हम इससे कैसे निकल सकते हैं अगर हम इसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं तो। सो थैंक यू डॉक्टर उज़्मा। जी, अस्सलाम वालेकुम अनुषे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया मरकज़ उम्मीद प्लेटफॉर्म पे, और आई अप्रिशिएट कि आप लोग कम्युनिटी के लिए डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और एक सेकेंड, मेरा कहाँ चला गया अनुषे, शायद मेरा बंद हो गया, एक सेकेंड। जी जी, पिक्चर चली गई मेरी, लेट मी। Okay, so we are waiting for Dr. Uज़्मा to connect with us again. ये थोड़ा सा जो होता है ना आपका, कहाँ से आना है मैंने, मैं कनेक्टेड हूँ, मेरी पिक्चर आपको आ रही है? नहीं, आपका शायद माइक प्रॉब्लम है। पिक्चर ना मुझे, एक सेकंड मैं कर रही हूँ दोबारा, मेरा कहीं ठीक है। ओके, सो मेरा जो पहला क्वेश्चन है जिस पे हम बात करेंगे आज वो ये है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता क्या है। इसके ऊपर हम मालूमात हासिल करेंगे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ इसके साइन और सिम्टम्स कैसे क्या होते हैं और हमें कैसे मालूम जो है वो चलेगा कि किस तरीके से एक शख्स इससे गुजर रहा है। इस पे प्लीज बात कीजिए आप। जी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखिए एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है। ये आवाज इको हो रही है, आपको भी हो रही है? अगेन आप ट्राई कीजिए। अनुषा, आपको मेरी आवाज इको होके तो नहीं आ रही? जी नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रही है, यू आर ऑडिबल। अच्छा, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है और ये बहुत सारे लोगों को होता है दुनिया में। और इसका कॉज क्या होता है? मोस्टली उन लोगों को, वो लोग फेस करते हैं इसके अलामात और सिम्टम्स जो अपनी लाइफ में किसी हादसे से गुजरे होते हैं और उस हादसे को उन्होंने सफर किया है। बच्चे भी फेस करते हैं, एडोलेसेंट्स भी करते हैं, एडल्ट्स भी करते हैं, लेटर एज में जो है कोई भी अपनी लाइफ के अंदर जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस कर सकता है। और मोस्टली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लाइफ में जो मोस्टली केसेस सामने आते हैं वो ऐसे हो सकते हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के नतीजे में अगर किसी ने विटनेस किया हो डोमेस्टिक वायलेंस को, घर के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस, तशद्दुद जब किया जाता है, बच्चे विटनेस करते हैं या खवातीन या मेल्स विटनेस करते हैं, तो उन लोगों के अंदर ये चीज जो है स्ट्रेस रिएक्शंस जो है वो कॉज कर सकती है। फिर अब्यूज की जो हिस्ट्रीज या अब्यूज के जो केसेस होते हैं उनमें आपका फिजिकल अब्यूज भी आ जाता है, सेक्सुअल अब्यूज, जिनसी तशद्दुद जिसे हम कहते हैं वो भी आ जाता है इस तरह के केसेस में। इसके अलावा सडन डेथ्स की सूरत में हादसा जो हो जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं या वॉर के केसेस होते हैं या फिर दहशतगर्दी के जो केसेस हुए पास पे भी हमने एक्सपीरियंस भी किया। मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें रहा है कि हमने फेस किया इन चीजों को। उसमें भी
इस तरह के केसेस में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स या अलामात जो है होती हैं। इसके अलावा जैसे अर्थक्वेक, जलजला आ जाना या सैलाब आ जाना, जिसमें पूरा आपका डिफरेंट जो फैमिलीज हैं एक तरह से लॉस का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो इस तरह के जो वाकयात हैं, इवेंट्स हैं, ये एक किसी भी इंसान के लिए एक ट्रॉमेटिक जो है इवेंट हो सकता है, जिसके नतीजे में फिर मुख्तलिफ अलामात वो फेस करता है, जिसकी नोयत इस तरह से होती है। एक तो वो फिजिकल रिएक्शन, हम उनको मोस्टली इन अलामात को हम रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस की सूरत में होता है। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, जब इंसान किसी भी चीज में अचानक से पड़ जाता है जो उसके लिए खतरे का बाइस होती है या उसकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेटन का बाइस होती है, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई उसका जो ब्रेन है वो भी और जो उसका माइंड है, बॉडी भी, वो कोई ना कोई रिएक्शन शो करती है ताकि वो अपना बचाव कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई हादसा होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो हम फौरन से हम या तो वहां से भागते हैं या वहीं पे हम फ्रीज हो जाते हैं, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। उसमें अल्लाह ताला ने बायो डिफॉल्ट हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रखे हुए हैं जो रिलीज होते हैं, और जो फिर हम उसके नतीजे में हम अपना कोई ना कोई जो एक्शन है, या तो हम भाग जाते हैं वहां से, और या फिर हम वहीं पे रुक जाते हैं फौरी तौर पे, ताकि हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें। जैसे खतरा अगर होगा, अगर हम फौरन से खतरे में कूदेंगे तो हमें नुकसान होगा, लेकिन अगर हम रुक जाएंगे उस वक्त वहां पर, तो फिर हम अपने आप को किसी ना किसी हद तक बचा सकते हैं। लेकिन वो जो रुक जाना होता है, फ्रीज हो जाना होता है, वो फिर सम टाइम कुछ लोगों के अंदर जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के जो है रिएक्शंस को ले आता है। वो रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले फिजिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि पैल्पिटेशन हो जाना या गुस्सा आ जाना, या नौजिया हो जाना, जिस्म जो है सुन हो जाना, इस तरह के रिएक्शन होते हैं। या अपने आप की बॉडी महसूस ना होना, यानी डी पर्सनलाइजेशन के सिम्टम्स जो होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, या मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ। इस टाइप के डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। साइकोलॉजिकल रिएक्शंस में इमोशनली इंसान समटाइम बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, रोने लग जाता है। नाइटमेयर्स, समटाइम ख्वाब में उठ के डर जाता है, नाइटमेयर्स आने लगते हैं। फ्लैशबैक, सोमैटिक रिएक्शंस भी होते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट जो सेंसरी मोडालिटीज हैं, यानी जो हमारे ख्वास से हमसा हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंट जो मेमोरीज हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं, जो उस हादसे में आपने फेस की थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ इमेजेस हैं जो बार बार नजर आते हैं, कुछ ऐसी आवाजें हो सकती हैं जो बार बार सुनाई देते हैं, कुछ ऐसी स्मेल्स होती हैं जिसकी वजह से आप दोबारा से उसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं, या ऐसी जगह होती हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो उस वक्त उस हादसे में आपने देखे थे, या ऐसी जगह जो उस हादसे में आपने देखी थी, या ऐसी आवाज जो उस हादसे के साथ एसोसिएटेड थी, वो फिर से ट्रिगर होने लगती हैं। तो फ्लैशबैक्स में होता ये कि ये वाले इमेजेस या साउंड्स या वो जगह जो है दोबारा से आपको नजर आती हैं, और फिर वैसे ही रिएक्शन होता है जैसे कि वैसा उस वक्त रिएक्शन हुआ था, यानी आप उस चीज को दोबारा से एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर से वो चीज कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकती है, कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकती है, कुछ आवर्स के लिए भी हो सकती है। और ये चीज फिर पर्सन को जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है पीडीएसडी के सिम्टम्स, उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस कॉज करती है, या तकलीफ का जो बाइस होती है, उसकी वजह से वो परेशान हो जाता है, या उसका बहुत ज्यादा रिएक्शन, एंगर रिएक्शन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और इस तरह के सिम्टम्स जो हैं होते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि वो सम टाइम आइसोलेट हो जाता है, या उन जगहों को अवॉइडेंस बिहेवियर होता है, यानी वो जगह जहाँ पे हादसा हुआ होता है, या वो जगह जहाँ से उसको रिएक्शंस होते हैं, उन जगहों को अवॉइड करने लगता है, उन लोगों से मिलना छोड़ देता है, या ऐसी चीजें जो जिससे वो ट्रिगर होता है उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, और रोजमर्रा की जो रूटीन होती है वो उसकी सफर करती है। रिलेशनशिप्स जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं। सबसे मेन रिलेशनशिप वहां पे क्या इफेक्ट होता है कि वो ट्रस्ट जो है, मिसट्रस्ट का एलिमेंट एक डेवलप हो जाता है, यानी वो ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि इनसिक्योरिटी जब कॉज होगी तो ट्रस्ट जो है सबसे पहले सफर करता है, कि वो किस पे ट्रस्ट करे, किन लोगों से बातचीत करे, किन लोगों पे भरोसा करे कि वो सेफ है, वो इफेक्ट होता है। और उसके साथ साथ स्पिरिचुअली भी जो रिएक्शंस हो सकते हैं वहां पर, जिस भी किसी के कोई भी किसी का बिलीव हो या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक उसका रखता हो, तो उससे रिलेटेड भी समटाइम उसके स्पिरिचुअल बिलीव्स जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे गिल्ट फीलिंग्स हो जाती हैं, कि बहुत दफा कुछ लोग यही समझने लगते हैं कि ये शायद मेरी वजह से हुआ, या मैं अगर एहतियात करता या मैं ऐसा ना करता तो शायद इस तरह से
ना होता, या मेरा ही कसूर है, या मेरे साथ ही क्यों है, या अल्लाह ने मेरे साथ ही क्यों किया है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं क्लाइंट के जो माइंड में जो सफर कर रहा होता है उसके आ सकते हैं। यानी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, इस तरह के डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जो इस कैफियत के अंदर जो सर्वाइवर्स होते हैं ट्रॉमा के, उनमें पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चल जाए कि ये पर्सन या बच्चा या अडल्ट जो है पीडीएसडी के सिम्टम से गुजर रहा है और उसको हेल्प की जरूरत है, और हम उसे कोई ना कोई हेल्प जो है हम प्रोवाइड करें। लेकिन मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे इस तरह के हादसे आपने भी माजी में भी बहुत सारे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में भी हम सुनते रहते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से हम टीवी पे भी देखते रहते हैं। तो सभी लोग उस हादसे में ज़ाहिर है सभी लोग इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इमोशनली और अगर हम लाशऊरी तौर पे देखें तो हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और इसी को एम्पैथाइज करना भी कहते हैं। तो हम सभी उस हादसे को सुन के सभी लोग जो टीवी पे भी देख रहे होते हैं, इवन विटनेस करने से या सुनने से भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, और आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। लेकिन जिसने डायरेक्टली विक्टिम किया होता है उसको ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। या जो लोग अभी कोविड जब हुआ और बहुत से जो हमारे पैरामेडिकल और मेडिकल जो स्टाफ था जो काम कर रहा था, जिनके सामने बहुत ज्यादा डेथ्स भी हुई, तो उन लोगों ने भी पीडीएसडी के सिम्टम जो रिसर्चेस से पता चलता है कि सफर किया उन्होंने। और फिर ये चीज चूंकि अननोन थी, अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था कि क्या है, तो जो फियर ऑफ अननोन है ये भी एंजाइटी को जो है वो बढ़ा देता है, और फिर ये लीड कर सकता है डिफरेंट सिम्टोमेटोलॉजी को। इसके साथ साथ फिजिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं साथ, जैसे डाइट है वो भी, स्लीप डिस्टरबेंस हो जाती है, डाइट जो है एपिटाइट वो इफेक्ट होती है, डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है वो भी इफेक्ट हो रही होती है। तो डिफरेंट मल्टीपल जो एरियाज हैं उनमें इफेक्ट्स आते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो मिनिमम 3 मंथ्स का पीरियड होता है कि रिएक्शन होगा, और फिर 3 महीने के अंदर अंदर सिम्टम्स जो है वो खुद ब खुद रिमिट हो जाते हैं। कुछ लोगों में, कुछ लोगों में के सिम्टम्स खुद ब खुद रिमिट नहीं होते, उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, और वहां पर फिर हेल्प के बाद वो रिमिट हो जाते हैं। कुछ लोगों के प्रोलोंग रह जाते हैं। उसके भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि उनकी जो पहली प्रीमॉर्बिड फंक्शनिंग थी, या इस हादसे से पहले की फंक्शनिंग कैसी थी, या उनका जेनेटिक मेकअप कैसा था, क्या फैमिली के अंदर भी एंजाइटी, डिप्रेशन या कुछ भी और ऐसे इमोशनल रिएक्शन पहले रहा है। तो वो एक चांसेस होते हैं कि उन क्लाइंट्स में ज्यादा अरसे तक सिम्टम्स रह सकते हैं अगर इलाज जो है वो ना किया जाए। या कुछ लोगों की बाय डिफॉल्ट ही कोपिंग अच्छी होती है, या उन्होंने लर्न किया होता है बचपन से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग है, तो वो कुछ भी ऐसा हादसा होता है तो वो प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, लोगों की मदद करने लग जाते हैं, अपने आप को भी संभाल लेते हैं और दूसरों की भी हेल्प करते हैं। तो वहां पर कुछ लोगों को नहीं होते सिम्टम, कुछ लोगों को सिम्टम्स होते हैं। तो जब भी कुछ इस तरह का हादसा होगा हमारे सामने, इस तरह की एग्जांपल्स हैं, जब अर्थक्वेक 2008 में आया था, फिर 2014 में आर्मी पब्लिक का भी आया, बहुत सारे लोग वहां चले भी गए, या कुछ ऐसे लोगों से जिनसे बाद में हम मिले भी और हमें पता भी चला, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सफर किया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो वॉलंटियर काम कर रहे थे, यानी वो वहां पर मदद कर रहे थे, और उन लोगों ने उनको हैंडल भी किया, बच्चों को भी संभाला, खाने का भी इंतजाम किया, फिजिकल जो नीड्स थी वो भी उन्होंने प्रोवाइड की, साइकोलॉजिकली नेटवर्किंग भी की। तो डिपेंड करता है कि हर इंसान के जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो डिफर कर रहे होते हैं, और जिनके कोपिंग मैकेनिज्म प्रॉब्लम सॉल्यूशंस वाले होते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्व वो करने की अहलियत रखते हैं, या जिनकी रेजिलियंस या जिनमें लचक या अडेप्टेबिलिटी बेहतर होती है, तो वो इन सिम्टम्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। लेकिन जिनकी कोपिंग मैकेनिज्म थोड़ा वीक होती है, या इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, या उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी थोड़ा प्रॉब्लम शुरू में रहा होता है, तो उन लोगों के अंदर जो है इस तरह के सिम्टम्स आने के चांसेस होते हैं, और जिसको अगर हम पहचान लें तो फिर हम प्रॉपर जो है हेल्प कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं, माइक बंद है। सो अगर हम वजूहात की तरफ तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक इंसान पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ जाता है। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि लोग जो हैं वो विद टाइम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हाउ टू डील विद स्ट्रेस, बट जैसे कि अभी आपने बताया कि एवरीवन इज नॉट हैव वेरी गुड कोपिंग स्ट्रेटेजीज या कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर नहीं पा रहा होता। तो प्लीज कॉजेस के ऊपर बात कीजिएगा कि इटियोलॉजी इसके पीछे क्या है, और इसके साथ ये भी बताइएगा
कि कौन सा एज ग्रुप है जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी ज्यादा है टुवर्ड्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की थी, थोड़ा-सा तो मैंने बता दी कि कॉजेज़ क्या होते हैं नेचुरल यानी हादसे की सूरत में, इवेंट्स की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से जो है पीडीएसटी जो है वो होता है, और स्ट्रेस जो है रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर। हाँ, जैसे अभी मैंने थोड़ी-सी पहले बात की थी कि जेनेटिक मेकअप जो है, यानी आपकी जो बायोलॉजी है वो रोल प्ले करती है। कुछ लोगों में जेनेटिकली टेंडेंसी होती है साइकियाट्रिक इलनेस डेवलप करने की, या एंजाइटी की तरफ वो जा सकते हैं, या डिप्रेशन की तरफ वो लोग जा सकते हैं, या एग्रेशन की तरफ वो जा सकते हैं। एक तो ये कॉज होता है, बायोसाइको सोशल मॉडल की हम बात कर रहे हैं। सेकंड के साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो कुछ लोग जो हैं वो कोपिंग उनकी बेहतर होती है, यानी वो बचपन से ही उन्होंने अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स को या उनकी जो जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको चीज़ों को सॉल्व करते हुए देखा हुआ होता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन कोपिंग जो है ये पॉजिटिव कोपिंग है, कि हम अगर कोई मसला आ जाता है तो हम उसमें परेशान नहीं होते, हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं और फिर बैठ के सोचते हैं कि ये मसला किस तरह से इस जो सिचुएशन को जो है तब्दील किया जा सकता है। तो फिर हम उसके डिफरेंट स्टेप्स बनाते हैं और उसको चेंज करते हैं। तो इस तरह की फैमिलीज़ के अंदर जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को भी अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के अंदर शामिल कर लेते हैं, और वो छोटी-छोटी चीज़ों में उन्होंने कोप अप किया हुआ होता है, तो उनकी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। या स्कूल के अंदर भी बहुत सारे, कुछ स्कूलों के अंदर बच्चों को डिफरेंट छोटी-छोटी सिचुएशंस दी जाती हैं, जिनमें उनको उन उन सिचुएशंस में कुछ टास्क हैं जिनको हल करना होता है। तो वहाँ से भी उनकी ये जो कोपिंग जो मैकेनिज़्म्स हैं, वो पॉज़िटिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो उन लोगों में फिर अगर कुछ ऐसे हादसे हो भी जाते हैं, तो चूँकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो होते हैं, देख चुके होते हैं, मॉडल कर चुके होते हैं, तो वो बेहतर तरीके से फिर उसमें एज़ अ वॉलंटियर काम करते हैं, या निकल आते हैं, या खुद अपनी कोपिंग इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उसका हल निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ पर घरों के अंदर भी प्रॉब्लम को उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, या बच्चों को इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दी जाती, या छोटा-सा भी प्रॉब्लम होता है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा दिया जाता है, या घर के अंदर सपोर्ट सिस्टम भी वीक होता है, या सपोर्ट भी अवेलेबल नहीं होती, या मिसट्रस्ट के भी इश्यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में जब फिर कोई हादसा ऐसा आ जाता है, तो वहाँ पर जो रिएक्शन है वो इंतहाई दर्जे का, या सपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्योंकि हेल्पलेसनेस की फीलिंग एक आ जाती है ना, अगर सपोर्ट नहीं होगी तो हेल्पलेसनेस की फीलिंग वहाँ पर आ जाएगी। और वो वहाँ पर उस सिचुएशन में उन लोगों को ज़्यादा जो है इस तरह के रिएक्शन हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो वो एक जेनेटिक मेकअप होता है। सेकेंडली ब्रेन में जैसे हमने बात की कि कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो ऑटोमैटिक होता है। और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकली जो स्ट्रॉन्ग है, जिनकी कोपिंग बेहतर है, फैमिली नेटवर्क जिनका अच्छा है, अगर हम सोशल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिएक्शंस जो हैं, या तो होंगे तो माइनर होंगे, या फिर कंट्रोल एबिलिटी बेहतर होगी और आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो वेरी कर सकती हैं, कि रेज़िलियंस जिनकी बेहतर होगी, वो जल्दी उसको कोप कर लेंगे और उस सिचुएशन से ऑटोमैटिकली बाहर निकल आएँगे। आप माइक बंद है अनुषी आपका। लेट्स सपोज हेल्प की नीड है, और हमें मालूम है कि हमारे इन्वायरमेंट में किसी को हमारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस सूरत में एज अ बीइंग वॉलंटियर्स तरीके से हर किसी को फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल जो फर्स्ट एड हम कहते हैं उसको सीखना चाहिए, और क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए दूसरों को हेल्प करने के हवाले से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के। क्योंकि साइकोलॉजिकल, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे इर्द-गिर्द ज़ाहिर है पता नहीं होता कि हादसा कब हो जाएगा, कभी भी किसी भी फैमिली में हादसा हो जाता है। और मेरा मानना ये है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी फैमिली में कभी कोई हादसा नहीं हुआ होगा। सर्टेनली अगर हम देखें तो डेथ जो है, मौत जो है, यकीनी है, हर किसी को आनी है। हर एक की फैमिली में कम से कम ऐसा ज़रूर हुआ है कि किसी लव्ड वन की डेथ हुई होगी। तो वहाँ से फिर हमने कैसे कोप किया था? एक तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी कोपिंग एबिलिटी क्या थी, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स थी, और हम अपने उस जो डिफिकल्ट टाइम था, हम उससे कैसे निकले थे। तो वो हमारी एक स्ट्रेंथ हो जाती है ना। एक तो हम उससे वॉलंटियर को जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस भी हम बताते, यानी हम डिस्कस करते हैं कि आपने कैसे कोप किया था। और फिर डिफरेंट जब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि इस डिफिकल्टी में उसने कैसे कोप किया था, तो शेयरिंग से हम
सीख लेते हैं, क्योंकि हर तरह का वाकया जो है हर किसी के साथ नहीं गुजरा होता ना, लेकिन डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरह के वाकयात गुजरे होते हैं और उन्होंने सिचुएशंस को मैनेज किया होता है। तो जब हम डिस्कशन करते हैं कि आपने कैसे मैनेज किया या आपने कैसे मैनेज किया एक दूसरे के साथ, तो वहां से फिर हम भी उसको कॉपी करके हम वैसे उस सिचुएशन से हम निकल आते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, यानी पहली सब साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड तो आपकी मेडिकल फर्स्ट एड होगी ना, जो मेडिकल डॉक्टर है कि जी हादसा हुआ तो फौरी तौर पे मेडिकल फर्स्ट एड दी जाएगी। तो ट्रॉमा के लिए जो एक टर्म यूज होती है वो है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, कि साइकोलॉजिकली किस तरह से हमने सबसे पहले तो हमने उस क्लाइंट को जिसको जो ट्रॉमा से गुजरा है, पहला कदम तो ये है कि हमने सबसे पहले उसको स्टेबलाइज करना है। हमने उसको काम जो स्टेट है ना वो, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन बॉडी भी आपकी रिएक्ट कर रही होगी, वो ज्यादा विजिलेंट होगी या एग्रेसिव होगी या पैल्पिटेशन हो रही है या फिर आपके नमनेस हो रही है, वो वाले रिएक्शंस हो रहे हैं। और साइकोलॉजिकली भी जाहिर है आप उस तरह से एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं या डर खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो सबसे पहला स्टेट होता है कि कामनेस जो है वो लेकर आनी होती है। आपने काम करना है, कंफर्टेबल करना है क्लाइंट को, उसकी माइंड को भी कंफर्टेबल करना है, उसकी जो बॉडी है उसको भी कंफर्टेबल करना है, ताकि वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा। और सेफ्टी का एहसास दिलाना है। जो सबसे पहले हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं डिफरेंट वॉलंटियर्स को, तो ये पहला जो एलिमेंट ये होता है कि हमने उनको जो भी सर्वाइवर है उसको हमने कामनेस उसके अंदर लेकर आनी है, हमने उसके साथ सेफ्टी का एहसास दिलाना है। सेफ्टी का एहसास हम कैसे उसको दिला सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो उसको मूव करें उस सिचुएशन से जो एक थ्रेटन सिचुएशन है, वहां से उस सिचुएशन में जहाँ पे वो सेफ है। तो बहुत सारे ऐसे जब हादसा होते हैं तो बहुत सारे जो वॉलंटियर की टीमें होती हैं वो कैंप्स जो हैं वो बना देती हैं, या अगर अब्यूज के केसेस होते हैं और वो जब रिपोर्ट होते हैं पुलिस को, तो शेल्टर होम्स होते हैं कि उनको आप शेल्टर होम्स में या सेफ जो प्लेस है वहां पर आप उसको ले जाएं या वहां पर आप जो है उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर दें। यानी वो ऐसी जगह जहां पर वो अपने आप को सेफ महसूस करें कि यहाँ पे उसको एक्सटर्नल कोई इस तरह का वो नहीं है, हादसा नहीं है। अच्छा, दूसरी हम टर्म्स जो यूज करते हैं हम डिसऑर्डर की नहीं करते। जैसे हम कह रहे हैं कि पीडीएसटी सबको नहीं होता है, हाँ रिएक्शन जरूर होते हैं। स्ट्रेस जब भी होगा तो रिएक्शन कोई ना कोई होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सड़क पे जा रहे होते हैं, सामने से ट्रक आ जाता है तो जाहिर है आप फौरी तौर पे कोई ना कोई स्टेप लेते हैं, आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं या रुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो कोई ना कोई रिएक्शन शो करते हैं। तो जब कोई ट्रोमेटिक इवेंट भी होगा तो हर इंसान का कोई ना कोई रिएक्शंस होगा। तो उन रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, और जो ट्रॉमा सर्वाइवर है उसको बताने की जरूरत है कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शन, जो एजुकेट करने की जरूरत है कि जब भी इस तरह का हादसा होता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस जो हैं होते हैं। इट्स ओके कि अगर इस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं हम इनको कोप कर सकते हैं। तो वहां पे फिर कोपिंग एबिलिटीज या कोपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो सिखाई जाती हैं। तो माइंड को काम करने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए फिर हम डिफरेंट जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं हम वो सिखाते हैं। कामनेस के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो बहुत हेल्प आउट करती हैं। डीप ब्रीदिंग जिसमें हम डायफ्राम से हम ब्रीथ करते हैं। फॉर एग्जांपल नोज से हमने इनहेल किया है, अपना सीधा हाथ हम अपने चेस्ट पे हम रख सकते हैं, उल्टा हाथ हम पेट पे रखते हैं और नाक से डीप ब्रीथ करते हैं। लाइक मैं एक बता देती हूँ आपको किस तरह से हम कर सकते हैं। यानी आपने अगर नोज से इन करना है, माउथ को क्लोज रखना है ना, यानी आप नोज से इन करेंगे, नाक सांस अंदर की तरफ खींचेंगे और पेट में जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो आप पेट के अंदर अपनी हवा को सारी पेट के अंदर लेके जाएंगे। यानी आप पेट से ब्रीथ कर रहे होंगे, चेस्ट से नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ब्रीदिंग चेस्ट से होती है, यानी यहीं तक सांस जाता है, नीचे तक नहीं जाता। तो उसमें फिर आप उस तरह से डीप ब्रीथ नहीं लेते और आपकी बॉडी और माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होता है। तो डीप ब्रीथ में आपने खींचना है अपने सांस को पेट तक, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, और फिर माउथ से आपने आउट करना है। तो अगर आप सीधा हाथ चेस्ट पे रखते हैं, उल्टा हाथ पेट पे रखते हैं और हाथ अगर आपका हिल रहा होता है इसका मतलब आप चेस्ट से ब्रीथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका सीधा हाथ नहीं हिल रहा तो आपको फील हो रहा है कि आप पेट तक ब्रीथ कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग जो है ये सबसे पहले आपकी जो बॉडी है उसको कामनेस की स्टेट पे ले आती है।
तो डीब्रीथिंग हम सिखाते हैं ताकि फौरन से जो भी ट्रॉमा सर्वाइवर्स हैं वो कामनेस की तरफ आ जाए, उनकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाए और जो उनके रिएक्शंस हैं वो इस तरह से उनकी बॉडी पे या माइंड पे इफेक्ट ना करें। दूसरी चीज होती है कि माइंड को किस तरह से जो है रिलैक्स करना है, तो उसके लिए भी सम टाइम कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस होती हैं। आपने पहले ब्रीदिंग कराई, ब्रीदिंग कराने के बाद आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप देखें कि इस वक्त कमरे के अंदर के कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, कोई सी ऐसी 5 चीजों के नाम बताएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देख सकती हूँ अब, और सब चीजें हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं ताकि जो क्लाइंट है वो इस वक्त फील कर सके अपने आप को कि वो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल मैं देख सकती हूँ कि पंखे के अंदर पंखा है, कमरे में पर्दे लगे हुए हैं, दीवारों के ऊपर पेंटिंग है, या मैं कुर्सी को देख रही हूँ। तो फिर हम कहते हैं कि डीप ब्रीथ करें 1-2 दफा और फिर हम कहते हैं कि अच्छा सुने कि आपको इस वक्त इस कमरे के अंदर कोई सी ऐसी 5 चीजों के नाम बताएं जो जिनकी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। जैसे पंखे की आवाज है, बर्ड की आवाज है, बीच में कोई हवा की कुछ भी इस तरह का और साउंड हो सकता है, एसी की आवाज आ रही है। और फिर हम कहते हैं कि बताइए कि आप फिर डीप ब्रीथिंग कराते हैं बीच में, और फिर हम कहते हैं कि ये बताइए कि कौन सी चीजें हैं जो आप महसूस कर सकते हैं इस वक्त। सांस के इन और आउट को महसूस कर सकता हूँ मैं, या मैं अपने वजन को कुर्सी के ऊपर महसूस कर सकता हूँ, या मैं अपने पैर के तलवे में इस वक्त महसूस कर सकता हूँ फर्श की फीलिंग्स को। तो डिफरेंट हमने जो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिससे ये होता है कि क्लाइंट जो है वो ग्राउंडेड फील करता है, या इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो है अपने आप को फील कर रहा होता है, और वो उस वक्त फिर जो पास्ट है या फ्यूचर है उससे रिलेटेड जो भी उसके फियर्स या कंसर्न होते हैं उनसे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं जब हम ट्रेनिंग्स भी कराते हैं तो सिखाते हैं। अभी भी मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो वो इन एक्सरसाइजेस को जो है माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, ताकि वो इसके अलावा डीप मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस होती हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। जो फियर है, एंजाइटी है, बॉडी टेंशन है, मसल टेंशन है, पैनिक अटैक्स हैं, या उसको कम करने के लिए उसमें फिर हम डीप मसल रिलैक्सेशन में सर से जैसे हेड से हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग के बाद आईज को क्लोज कर लेते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस जो है अपने आप को हम देना शुरू हो जाते हैं। या अगर कोई वॉलंटियर करवा रहा है किसी को तो वो इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आपका जो सर है उसके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होते जा रहे हैं। होते जा रहे हैं हम इसलिए कहते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर उसको रिलैक्स कर रहे होते हैं। होते जा रहे हैं, आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं, आपके नोज रिलैक्स हो रहा है, फिर आप गर्दन है, आपके शोल्डर्स हैं, बाजू हैं, अपर बॉडी है जिसमें आपकी चेस्ट, बैक, कमर, फिर आपकी लेग्स हैं, घुटने हैं, पैर पैर तक आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। और साथ ही फिर हम कोई इमेजिन करा देते हैं माइंड को रिलैक्स करने की, कोई ऐसा इमेजिन सीन जो है आप इमेजिन करें जहाँ पे आप बहुत सेफ फील करते हैं, क्योंकि पीडीएसटी में सबसे मेन इशू इनसिक्योरिटी का जो है थ्रेटनिंग का होता है। तो कोई ऐसी जगह हर इंसान की लाइफ में जरूर होती है जहाँ पे वो सेफ फील करता है। वो उसकी कोई अपनी जगह हो सकती है, उसके अनकॉन्शियस को, लाशऊर को पता होगा। जब हम कहेंगे उसे कि कोई तुम इमेजिन करो कोई ऐसी जगह जहाँ पे तुम बहुत ज्यादा सेफ फील करते हो, तो क्लाइंट खुद ब खुद उसका ऑटोमेटिक जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है वो खुद ही उस चीज को रिकॉल करेगा। और हर एक की अपनी अपनी सेफ जगह होगी। इसमें हम ये नहीं बताते कि आप वहां चले जाएं, क्योंकि मे बी मेरे लिए सेफ जगह समंदर हो सकता है, किसी और के लिए सेफ जगह वो डर हो, उसको हो सकता है समंदर से डर लगता हो, किसी और को हो सकता है अपने कमरे के अंदर वो सेफ फील करता हो, कोई टेरेस पे सेफ फील करता हो, कोई किसी पार्क में उसको अच्छा लगता हो, सेफ फील करता हो, कोई मस्जिद में सेफ फील करता हो। तो हर एक की अपनी अपनी जगह होती है जहाँ पे उसको अच्छा लगता है और वो उसको लगता है कि मैं सिक्योर हूँ और सेफ हूँ। तो वो हम इमेजिन कराते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंट पॉजिटिव सजेशन जनरल हम दे देते हैं कि आप बहुत अच्छा और बहुत इस वक्त कंफर्टेबल और काम महसूस कर रहे हैं, ताकि फौरी तौर पे जो एक एंजाइटी वाली कैफियत है वो उसकी कम हो जाए। इसके अलावा नेटवर्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई भी ऐसा ट्रॉमा हो जाता है तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर, वॉलंटियर्स, और सवाल पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ था, हादसे में क्या हुआ था, आपने क्या किया था। तो हम कुछ ऐसे डोंट्स होते हैं जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अभी मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं वॉलंटियर्स भी होंगे इसमें, डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे। तो डोंट्स उसके ये हैं कि बहुत ज्यादा सवाल आपने नहीं करने हैं। सबसे मेन ये होता है कि सबसे पहले आप ये पूछें कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है।
ठीक है, वहां पे जब हम ये कह रहे हैं कि पीडीएसटी हुआ है, तो जो जिसने फेस किया है ट्रॉमा को, तो उसके लिए सबसे पहला इशू ये होता है कि वो हेल्पलेस फील कर रहा होता है, वो डर रहा होता है। तो अगर हम उससे उसकी नीड पूछेंगे कि उसको किस चीज की जरूरत है, तो वो वही बताएगा जिस चीज की उसे जरूरत है। अगर हम बहुत सारे सवाल बरमार कर देंगे या उसको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, तो हो सकता है उस वक्त उसको उन चीजों की जरूरत ना हो। तो वहां पर उसका रिएक्शन फिर एंगर का हो सकता है या विड्रॉल का हो सकता है। तो हम उसी से पूछते हैं कि इस वक्त आपको किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि सबसे पहली नीड खाने की, कपड़ों की, या हाइजीन की, इन चीजों की जरूरत होती है, या किसी को टॉयलेट जाना है, मस्जिद जाना है, किसी को कुछ और कोई भी और जरूरत हो सकती है, किसी से बात करनी है, या किसी को किसी से मिलना है। तो वो हम पूछते हैं कि किस चीज की आपको इस वक्त, किस चीज की आपको जरूरत है, क्या इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट उसमें बात नहीं कर रहे होते। तो बहुत से बेसिक जो जरूरियात होती है उनके नाम हम लेते हैं, ताकि अगर हमें वहां पर कोई ना कोई ऐसा आंसर मिल जाए। तो जो भी वॉलंटियर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, जब वो भी अगर किसी किसी ट्रॉमा सर्वाइवर से जब बात कर रहे होते हैं, तो मेन यही होता है कि बहुत ज्यादा सवालात हमें नहीं करने हैं। हमें सिर्फ शुरू में नीड्स का पूछना है, या आपको कहीं जाना है, या कहीं से मिलना है, या आप चाहते हैं कि हम किसी से आपको मिलवा दें। तो आप नेटवर्किंग के बारे में बात करें, बेसिक नीड्स के बारे में बात करें, या आपको कुछ कहना है। वहां पे हमें एक्टिव लिसनर का एक रोल प्ले भी करना होता है। यानी हमें सवालात जो हैं वो हमें कम से कम करने हैं, और हमें सुनना है, ताकि वहां से हमें वेट करना है, वहां से कोई ना कोई जवाब जो है वो आ जाए। और इस तरह से ये होता है कि जो जो भी ट्रॉमा सर्वाइवर है वो कंफर्टेबल जो है वो फील करता है, और थ्रेटन फील नहीं करता। उसको एक ये भी एहसास होता है कि कोई मेरे साथ है, मेरे पास सपोर्ट अवेलेबल है, और मैं अकेला नहीं हूँ। और इसके साथ साथ आपने इंफॉर्मेशन भी लेनी है, इंफॉर्मेशन देनी भी है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम चीजों को छुपा रहे होते हैं, हम नहीं बता रहे होते, और चूंकि जो जिस कैफियत से गुजरा हुआ होता है वो उसकी रियलिटी है। तो हमें रियलिटी को बहुत ज्यादा छुपाना नहीं होता है, क्योंकि बाद में अगर फिर वो चीज पता चलती है, तो वो फिर ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है, या ज्यादा सिवियर रिएक्शन वहां पर आ सकता है। तो हमें एक्सेप्टेंस जो है वो दिलानी है कि ठीक है, ये हादसा हो गया है, अभी आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके बारे में नहीं पता है, लेकिन हम पता कर रहे हैं, होपफुली हमें पता चल जाएगा। यानी ये चीज आपने रियलाइज करा दी कि जो ट्रॉमा ट्रॉमा से गुजरा है, अगर उसका लॉस्ट हो गया किसी फैमिली का, तो वो आप उसको हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि वो मिल जाए। लेकिन आपने उसको ये भी बता दिया कि वो लॉस है। आपने ये नहीं कहा कि झूठ नहीं बोलना, या फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देनी, क्योंकि पहले ही अगर उसका ट्रस्ट नहीं है, या इनसिक्योरिटी की वजह से जो है मिसट्रस्ट अगर उसका हो गया है, और कहीं से अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, छुपाते हैं, तो वो बढ़ जाएगा, फिर वो आप पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो भी क्लोज पर्सन है या वॉलंटियर, वो हर शख्स वो वॉलंटियर होता है जो कि किसी भी सिचुएशन में, हादसे में किसी दूसरे की मदद कर रहा होता है। वो पेरेंट भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इवन मैं माहिर नफ्सियात हूँ, लेकिन अगर मैं किसी हादसे में किसी के घर चली जाती हूँ, तो वहां पे फिर मैं एज अ माहिर नफ्सियात उसकी मदद नहीं करूंगी कि मैं उसके सेशंस लूँ, टेस्टिंग करूँ। वहां पे मैं वॉलंटियर हूंगी। तो वहां पर मैं जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ने मुझे गाइड किया है, मैं वो वाली टेक्निक्स जो है अप्लाई करूंगी। और मैं दूसरी जो टेक्निक्स हैं वो मैं सीबीटी और वो सब नहीं करूंगी अभी, वो लेटर ऑन, हम जब क्लाइंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, वो बेहतर हो जाता है, रूटीन पे हम ये कहते हैं कि उसको रूटीन पे ले आए, रूटीन की रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें ले आए। और आपने एक सवाल अनोशे पूछा था कि कौन ज्यादा इफेक्ट होता है। तो जब हम देखते हैं कि हादसे में जाहिर है डेफिनेटली सारे इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, सबसे ज्यादा जो वर्नरेबल एबल ग्रुप होता है वो बच्चों का होता है। दूसरा बूढ़ों का होता है, जो कि वो बूढ़े जो किसी ना किसी फिजिकल डिजीज का शिकार है, या किसी मेंटल प्रॉब्लम का शिकार है, वो भी हो सकते हैं। फिर वो औरतें जो फैमिली बनाने जा रही हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो हो सकती हैं। तो उसमें फिर सबसे पहले हमें फिर उनको सबसे पहले हमें तवज्जो देनी होती है, ताकि उनको फिर हम किसी सेफ जगह पे, जो एडल्ट है और ठीक है, उसको कोई ऐसा फिजिकल जो है प्रॉब्लम अभी इस वक्त नहीं है, वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, वो एज अ वॉलंटियर सर्व कर सकता है, कंपेयर टू के जो उस वक्त माइनर है, या ओल्ड एज में है, या किसी फिजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है। तो वो ग्रुप जो है ज्यादा इफेक्ट होता है ड्यू टू देयर फिजिकल जो चैलेंज हैं उनकी वजह से, या एज की वजह से, या कोई और मेडिकल जो इश्यूज हैं उनकी वजह से वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर हमें उनको पहले हमें जो है ख्याल करने का
हमें ज़रूरत होती है। स्पेशली बच्चों में रिएक्शंस होते हैं, उनमें गुस्सा भी होता है, म्यूट हो जाते हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते। इस तरह के हमने कुछ केसेस देखे भी हैं जिन्होंने डिफरेंट हादसों में, जिनके लाइफ में इस तरह के हादसे गुजरे हैं कि खामोश हो जाते हैं, वो बात नहीं कर रहे होते। तो उनके लिए फिर बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम सिखाते हैं अपने वॉलंटियर्स को, जो जिनमें बच्चे बात करने, आपके साथ थोड़ा रेपो उनका बन जाए, दोस्ती हो जाए, वो आप पे ट्रस्ट करने लगे और आपके साथ एंगेज हो जाए। एंगेज करना होता है बेसिकली। तो एंगेजमेंट के लिए फिर एक्टिव लिसनिंग बहुत अच्छी होती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछना अच्छा होता है। आप कैसे हैं, या इस वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल ड्राइंग जैसे है, ड्राइंग बहुत हेल्प करती है। स्मॉल जो गेम्स होते हैं बच्चों के, वो हेल्प करते हैं। काम के अंदर बच्चों को एंगेज कर लेना, वो हेल्प आउट करता है कि आप एंगेज कर लें उनको। उससे ये होता है कि वो जब अनकॉन्शियसली आपके साथ एंगेज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कोई ना कोई ऐसी बात जो उनके लिए थ्रेटन होती है वो एक्सप्रेस कर देते हैं। स्पेशली ड्राइंग के थ्रू वो ऐसी चीजों को थ्रेटन, जो आप जानना चाहते हैं कि क्या रीजन है, क्यों बात नहीं कर रहे, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो वो ड्राइंग के थ्रू आपके सामने इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। वहां से फिर पता चलता है कि बच्चा एक तो ड्राइंग से एक्सप्रेस भी हो जाता है, यानी ड्राइंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कि जो उसका इमोशन है वो एक्सप्रेस हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि ड्राइंग के थ्रू आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है। दूसरा नैरेटिंग एक टेक्निक होती है, नरेशन। हम जब डिफरेंट हम थेरेपीज कर रहे होते हैं, जैसे कि ट्रॉमा फोकस थेरेपी जो है, ट्रॉमा फोकस कॉग्निटिव थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। इसका मॉडल जो है ये 1980s में आया था। कोहिन ने इस पे काम किया था और फिर इस पे काफी ज्यादा रिसर्च हुई है। डिफरेंट मॉडल को अप्लाई करके, इसमें तकरीबन 12 सेशंस होते हैं और इस मॉडल को अप्लाई किया जाता है और फिर उसके बाद इफेक्ट्स भी इसमें देखे गए। स्कूल्स में ये मॉडल जो है अप्लाई किया गया, या जो बच्चे डिफरेंट सेक्सुअल अब्यूज के साथ या फिजिकल अब्यूज के साथ या डोमेस्टिक वायलेंस के साथ जो बच्चे थे, या सब्सटेंस अब्यूज के साथ भी, उन फैमिलीज के अंदर भी बच्चे जो है ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। या कुछ बच्चे जो, जैसे कुछ ऐसे हादसे भी हुए थे जिसमें बस एक जो बस के 2-3 हादसे हुए थे, जिनके बाद ये रिसर्चेस जो है की गई थी कैलिफोर्निया के अंदर। तो उसके बाद भी उन बच्चों के अंदर जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आ गए थे, तो उन पे भी काम किया गया उसके बाद। तो मोस्टली फिर यही होता है कि सिस्टमैटिकली हम जो है एक्सपोज कराते हैं। जो ट्रॉमा रिमाइंडर्स होते हैं, रिमाइंडर्स का मतलब है जैसे उस ट्रॉमा के वक्त जो आवाज थी, उस तरह की अगर आवाज वो क्लाइंट सुनेगा तो वो फिर से उसको उसी तरह के इमेजेस आने शुरू हो जाएंगे, या वो वैसे ही रिएक्शन जो है वो शो करेगा। या उस जगह से गुजरते हैं तो वही तरह के रिएक्शन जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, या उन लोगों को देख के भी आना शुरू हो जाते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि ऐसे में ग्रेजुअल एक्सपोजर जो है वो हेल्प आउट करता है, कि उस सिचुएशन के साथ आप ग्रेजुअली एक्सपोज करें, या उस हादसे के साथ ग्रेजुअली जो है आप बच्चों को या बड़ों को या एडोलेसेंट्स को एक्सपोज कराना जो है वो स्टार्ट करें। तो मोस्टली सीबीटी में इस तरह का एक्सपोजर कराते हैं मिडिल फेज के अंदर, और फिर एंड में डिफरेंट आप उस पर बात भी करते हैं, नरेट भी करते हैं, जिसमें डायरी मेंटेन कराना होता है कि जो डिफरेंट हम स्टोरीज, जैसे फॉर एग्जांपल होता है थेरेपिस्ट डिफरेंट स्टोरीज सुनाता है, जिससे जो क्लाइंट है वो रिलेट कर लेता है, और फिर उसको असाइनमेंट दिया जाता है कि आप भी अपने बारे में अपनी कोई स्टोरी लिखें। तो उसमें कहीं ना कहीं फिर वो उसका एक्सप्रेशन जो उस हादसे से रिलेटेड होता है वो भी सामने आता है। अच्छा, इसके अंदर आपने इस स्टोरी में लिखा कि ये हुआ था और इस तरह से किया था, और किस तरह से किया जा सकता है। तो ऑल्टरनेटिव जो स्ट्रेटजीज होती हैं, वो टास्क होते हैं, वो सिखाए जाते हैं, उनके असाइनमेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। टीचर यानी बच्चों के और पेरेंट्स के साथ भी सम टाइम सेशंस कंबाइन भी रखे जाते हैं, ताकि, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर रहे होते, स्पेशली जो अब्यूज के केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो केसेस होते हैं, वो उसमें शेयर नहीं कर रहे होते। तो वहां पर भी ये होता है कि पेरेंट्स के साथ जो है अलग से हम बातचीत करते हैं, बच्चों के साथ अलग बातचीत करते हैं। जब बच्चा राजी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो फिर पेरेंट्स के साथ मिलके भी जो है सेशन रखे जाते हैं। डिस्क्लोज जो है वो कंसेंट लेके जो है फिर डिस्क्लोज भी किया जाता है। और फिर एक्सपोजर जो है, अगर कुछ ऐसा हादसा हुआ है जो वॉर से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसी और एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो उसमें फिर ये उन इवेंट्स के साथ ग्रेजुअल ग्रेजुअल जो एक्सपोजर है वो भी कराया जाता है, ताकि आप उसको फेस कर सकें। जिस उसमें फिर रिलैक्सेशन की टेक्निक, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो लेकर आते हैं। तो ट्रीटेबल है। पीडीएसटी जो है ये
सिम्टम्स हो जाते हैं और ये ट्रीटेबल हैं। इलाज में सम टाइम मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, जब ज़्यादा एंग्जायटी या डिप्रेशन होता है तो फिर एंटी डिप्रेशंस या एंटी एंग्जायटीज़ जो हैं या एंगर को कंट्रोल करने के लिए साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो मेडिसिन्स भी देते हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि स्टेबल कंडीशन हो जाए। फिर आप जो ट्रॉमा थेरेपीज़ हैं, अब वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं, और क्लाइंट जो है फिर ट्रॉमा से, मैं ये कहती हूँ कि ट्रॉमा जो है सम टाइम हमें बहुत कुछ सिखा भी जाता है ना, क्योंकि जिनकी लाइफ में ट्रॉमास नहीं हुए होते और जब होते हैं तो फिर उस वक़्त वो सीखते हैं, और जिनकी लाइफ में पहले हो जाते हैं वो पहले सीख जाते हैं ना, क्योंकि स्ट्रेस आता है तो आप कोप करना सीखते हैं। और जो आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा आ जाता है और फिर आपने कोप कर लिया और फिर आप आगे बढ़ गए, आगे ज़िंदगी में बढ़ गए, तो इसका मतलब है उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है। ताकि आगे लाइफ में जो फिर से कुछ ऐसा हो तो वो दोबारा से फिर आप वो वाली स्ट्रैटेजीज़ ना अपनाएँ। आपने जो हेल्दी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई थी या किसी दोस्त ने अपनाई थी या आपके किसी किसी मेंटर ने, साइकोलॉजिस्ट ने सिखा दी थी आपको, आप उनको अपनाएँ तो फिर आप बच सकते हैं। तो फ्यूचर जो सेफ्टी है कि किस तरह से आइंदा जो है बचना है, या आइंदा आने वाले स्ट्रेसर से कैसे कोप करना है, या जब कभी इस तरह से फिर से होगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो भी एक हमारा टारगेट होता है कि फ्यूचर सेफ्टी से मुताल्लिक जो है हम सिखाएँगे। हम ये कभी भी नहीं कहते कि ज़िंदगी में दोबारा कुछ नहीं होगा। यानी बहुत दफ़ा ऐसा हम गलत सवाल कुछ लोग कर जाते हैं कि अच्छा आइंदा नहीं होगा या आइंदा कुछ नहीं, आइंदा भी हो सकता है। अगर एक पर्सन वल्नरेबल है कि उसके साथ अब्यूज़ हुआ है या कोई हादसा हुआ है, तो वो हादसा फिर से भी हो सकता है। तो हमें क्या होता है कि हम फिर जो भी हमारा ग्रुप है सर्वाइवर्स का, उसको फिर हम ट्रेन करें कि किस तरह से बचाव कैसे करना है, बचाव की सेफ्टी की क्या फिज़िकल सेफ्टी कैसे करनी है, साइकोलॉजिकली अपने आप को सेफ कैसे रखना है, अब्यूज़ वाली सिचुएशन में मना कैसे करना है, नो कैसे करना है, अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। या जैसे दहशतगर्दी हुई तो बहुत सारे स्कूलों के अंदर आपने सुना होगा कि ड्रिल की प्रैक्टिस जो है कराई जाती थी, कि किस तरह से भागना कैसे है और किस तरह से कहाँ जाना है। और इसी तरह से जब बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए जिनमें जिनसी तशद्दुद के केसेस सामने आए, मीडिया पे भी वो आए, तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए, एनजीओज़ ने फिर इस तरह की जो मीडिया पे भी कि किस तरह से बच्चों को हम बताएँ कि अपने आप को सेफ कैसे रखें। किस तरह से स्टॉप कैसे करें, नो कैसे कहें, उस जगह से भागें कैसे, या किस तरह से अपने आप को बताएँ या शेयर कैसे करें। तो ये वाली टेक्निक्स जो हैं ये फिर सामने आ गई और इनके बारे में भी फिर जो है बताया गया। तो सेफ्टी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कि जब भी हम डील करें, जब भी हम प्रमोट करें, जब भी हम बात करें, तो ये ज़रूर बताएँ कि दोबारा भी ये ऐसा हादसा या कुछ भी ऐसा हादसा लाइफ में, ज़ाहिर है स्ट्रेसेस तो आते रहेंगे ना, ज़िंदगी इज़ अ फुल ऑफ चैलेंज, चीज़ें होंगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे? तो इस पे ज़रूर फिर हमें बात करनी होती है, ताकि हम पहले से ही हमारा जो माइंड है वो प्रिपेयर हो जाए। यानी हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में हम साइकिल चलाना जब शुरू की थी, तो शुरू में पहली दफ़ा में तो हम गिर गए थे ना, या स्विमिंग कोई करता है तो पहली दफ़ा में तो नहीं उसको आ जाती, या इवन हम अल्फ़ाबेट भी लिखते हैं, एबीसीडी भी लिखते हैं तो पहले टेढ़ा-मेढ़ा ही लिखते हैं। लेकिन जब हम बार-बार उसको करते हैं तो वो प्रैक्टिस हो जाती है, हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है और फिर हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इसी तरह से कोपिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम कोपिंग सिखाते हैं और डिफरेंट टास्क दे-दे के हम जो पास्ट में हम नहीं कर पाए थे और फिर उसका अल्टरनेटिव या रैशनल ऑप्शन हम जनरेट कराते हैं, रिटन में भी कराते हैं, वर्बली भी कराते हैं, रोल प्लेइंग भी कराते हैं। हम जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार-बार करते हैं, तो फिर हमारा माइंड भी ट्रेन हो जाता है एक्टिव कोपिंग की तरफ। और फिर हादसा जब कभी खुदा न हादसा दोबारा होता भी है, तो हम खुद ब खुद उसको हम कोप कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से उसको प्रैक्टिस कर ली होती है। तो प्रैक्टिस जो है डिफरेंट डिफिकल्ट टास्क को कैसे हैंडल किया जाएगा लाइफ में, वो हमें सिखानी अ, होती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे स्पोर्ट्स बहुत आपको हेल्प आउट करता है एक्टिव कोपिंग के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे पहेलियाँ होती हैं जो टीचर्स हल करवाते हैं। उनसे आपका माइंड कॉग्निटिवली कैसे हल करना है चीज़ों को, उसकी लर्निंग होती है। डिसीजन मेकिंग की डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं स्कूल्स के अंदर, जो बहुत सारे पेरेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ का एक पीरियड दिन में कम से कम अपने क्लास के अंदर भी 5 मिनट, 10 मिनट आप ज़रूर रखें कि बच्चों को कॉग्निटिव जो कोपिंग है, उसमें इन्वॉल्व करें। डिफरेंट आप प्रॉब्लम्स दे के, पहेलियाँ दे के आप उनसे पूछें, ताकि उनका जो माइंड है एक्टिवली वर्क करे और वो सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो जाएँ। फिज़िकल जो टास्क होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होती हैं, वो ज़रूर उनको दें।
स्मॉल दें, छोटे दें, ताकि वो उसको कर सकें और फिर उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बेहतर हो। आप उनको प्रेज़ भी करें, रिवॉर्ड के थ्रू उनको एप्रिशिएट भी करें, ताकि उनकी ये एबिलिटीज़ जो हैं ये आगे बढ़ें। तो ये चीज़ अगर हमारे सिलेबस में शामिल हो जाती है तो फिर कोपिंग जो है वो बेहतर होती है। घर के अंदर भी पेरेंट्स बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करें, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। छो शॉपिंग पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरी करने भी इवन जा रहे हैं, अगर आप बच्चों को साथ ले जाते हैं, लिस्ट बनाते हुए उनसे भी पूछ लेते हैं, तो उनकी डिसीजन मेकिंग जो है चॉइस कैसे अच्छी चॉइसेस कैसे बिल्ड करनी है, गुड प्लान कैसे बनाना है, वो एबिलिटीज़ उनकी डेवलप होती हैं। या एक्सप्रेस कैसे करना है, अपने राइट के बारे में कैसे बोलना है, या किस तरह से चीज़ों की सिलेक्शन करनी है, बार्गेनिंग कैसे करनी है। तो अगर आप उनको भी शामिल करते हैं इनसे, तो वो उनकी लर्निंग होती है डिफरेंट उसमें। सोशल गैदरिंग्स के अंदर आप बच्चों को लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप मिलवाइए उनसे, उनका ग्रीट बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, ताकि वहाँ पर भी उनको कहीं न कहीं अपना डिफेंस करना भी आए, ग्रीट करना भी आए, एक्सप्रेस करना भी जो है वो उनको आ जाए। तो इस तरह से जो ट्रेनिंग में हम शुरू से बच्चों को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर रिलीजियस भी आप जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर भी उनको शामिल करें, ताकि उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो और वहाँ से वो उनकी एक ब्रॉट अप होना जो है वो बेहतर हो। तो हर तरह से ही हमें बच्चों को शामिल करना होता है, ताकि जब वो बड़े हों या किसी भी हादसे का शिकार हों तो उसको खुद मैनेज कर सकें। तो कोपिंग पे फ़ोकस करना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर कोई ऐसा हादसा हो भी जाता है तो आप उस डिज़ीज़ से जो कम्बैट भी कर सकें और आप उसको फ़ाइट भी कर सकें, और आप उसका शिकार ना भी हों, आप हेल्दी रहें और चैलेंज जो है कबूल करें और उससे निकल सकें। तो इन चीज़ों पे ज़रूर हमें बात करने की ज़रूरत है, हम प्रमोट करने की भी ज़रूरत है, जो स्पेशली कोपिंग जो मैकेनिज़्म है कि कैसे डेवलप करें। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है ये चीज़ समझने में कि मुझे इस टाइम पर पोस्ट ट्रॉमेटिक अगर स्ट्रेस डिसऑर्डर है या मैं इससे गुजर रहा हूँ, तो मुझे प्रोफेशनल की नीड अब है या इसकी ज़रूरत है, या मैं खुद अपनी सेल्फ हेल्प कर सकता हूँ। तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन स्टेट के अंदर ये होता है कि या फिर वो प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले रहे होते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद ही से कोप अप कर लेंगे, खुद ही से डील कर लेंगे, लेकिन दे एंड अप डीलिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड उनको फिर और इश्यूज जो है वो स्टार्टअप होते हैं इससे। तो क्या राइट टाइम है, व्हाट इज अ राइट टाइम टू सीक हेल्प, और अगर वो लेते हैं प्रोफेशनल हेल्प तो किस प्रोफेशनल के पास उन्हें जाना चाहिए, और ऐसी क्या चीज है जिसका उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए, इस पे बात कीजिए प्लीज। जैसे अभी हमने बात की साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, ये तो है ही सेल्फ हेल्प ना, यानी ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने आपको ये बताया कि अभी हम मीडिया पे अभी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं, बहुत से लोग हमें देख भी रहे हैं, तो इसके बारे में जनरल नॉलेज भी अपनी बढ़ाइए। नेट पे बहुत अवेलेबल है, डिफरेंट सेमिनार्स वर्कशॉप्स भी अटेंड करें, ताकि आपकी नॉलेज एजुकेशन हो कि साइकोलॉजिकल हेल्प फर्स्ट एड क्या है, किस तरह से हम अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, और बहुत सारी अपनी कोपिंग को बेहतर बनाइए। और अगर इस तरह का हादसा हो जाता है तो बीइंग अ फैमिली मेंबर्स, बीइंग अ फ्रेंड, वही सबसे पहले तो वही अवेलेबल होते हैं ना, तो उनको उनकी जो हेल्प है वो भी सम टाइम बहुत फायदेमंद होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती प्रोफेशनल हेल्प के लिए, लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर है, फ्रेंड अगर फील कर रहा है कि, क्योंकि जब जो ट्रॉमा से गुजर रहा होता है उस वक्त उसको नहीं पता होता ना, सम टाइम लैक ऑफ इनसाइट भी होती है, उसको नहीं पता होता, या डीपर्सनलाइजेशन की मैंने बात की है कि वो उसको नहीं पता होता मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जो उसके सपोर्ट सिस्टम है वो उनको चाहिए कि वो वहां पर बात करें, वो हेल्प करें। तो इसीलिए वॉलंटियर्स, हम कहते हैं कि वॉलंटियर्स जो हैं, जो जहां पर, क्योंकि हर हादसा जब होता है तो बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं, सिर्फ एक बंदा इफेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिली जो है इफेक्ट हो रही होती है, और वर्क प्लेस पे इफेक्ट हो रहे होते हैं लोग। तो जितने लोग जहां पर जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं, तो वहां पर उनको जो है हेल्प करने की ज़रूरत है। और अगर उनको लगता है कि ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या नहीं स्टेबल हो रही, फॉर एग्जांपल सिम्पटम्स इस तरह के हैं जिसमें फ्लैशबैक्स अगर हो रहे हैं, तो पीटीएसडी में होते हैं फ्लैशबैक्स, या रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुँचा देंगे या किसी और को पहुँचा देंगे, या काफ़ी दिन गुज़र गए हैं और अभी तक कंडीशन जो है स्टेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आप दिखाइए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, और फिर क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होता है, चूँकि उसकी एक्सपर्टीज़ होती है
ट्रेनिंग होती है, तो वो आपको बेहतर जो है हेल्प आउट कर सकता है। तो मेडिसिन से भी फौरी तौर पे जो है, फॉर एग्जांपल नींद बहाल हो जाएगी, विड्रॉल बिहेवियर कम हो जाएगा, या जो एंगर है वो कम हो जाएगा, तो कुछ अरसे के लिए दी जाती हैं, उनसे भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और उसके साथ साथ फिर जाहिर है हादसा अगर हुआ है तो उसने इफेक्ट तो किया है ब्रेन को भी, बिहेवियर को भी, कॉग्निशन को भी, तो उसके लिए फिर जो ट्रॉमा थेरेपीज हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। उसमें हिप्नोथेरेपी भी हेल्प करती है, आपकी जो सीबीटी है वो भी हेल्प आउट कर रही होती है, फैमिली थेरेपी भी, फैमिली इफेक्ट होती है तो फैमिली थेरेपी भी हेल्प आउट करती है। तो उसके लिए फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसकी ट्रेनिंग उसमें होती है, माहिर है, कम से कम हम ये कहते हैं कि जो एमफिल लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल लेवल पे इन सब प्रॉब्लम्स के साथ जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, DSM-5 में जितने भी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं, सभी पे एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा इंटेंसिव 2 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। तो जहां पर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे इदारों में आप रजू करें जहां पे आपको क्वालिफाइड जो है लोग मिलेंगे, तो वहां पर आपको यकीनी तौर पे जो है फायदा होता है। और फैमिली और जो फ्रेंड्स होते हैं उनका आई थिंक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी सूरत में जरूर ऑब्जर्व करें, वॉलंटियर जो उस वक्त जिस जो नीड है वो जरूर प्रोवाइड करें, और ऑब्जर्व भी करें कि अगर ज्यादा प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो जरूर गाइड करें कि आपको जाना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, हो सकता है, और उसके लिए अगर प्रोफेशनल हेल्प ले ली जाएगी तो आपकी लाइफ आगे बेहतर हो जाएगी, और दूसरे लोग भी सीखते हैं और आपसे लर्न कर लेते हैं कि किस तरह से आप उससे निकले थे और आगे कैसे आप इसको लेके चलेंगे। ओके, सो मुझे उम्मीद है वो सबको काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इसके साथ ये कि जो डॉक्टर उस्मा ने आपको डिटेल में सारी क्लिनिकल जो है वो इंफॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये काफ़ी जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मैं चाहूंगी डॉक्टर उस्मा से कि आखिर में बस जो है वो कंक्लूडिंग एक ऐसा मैसेज दे जो आज सब लोग अपने साथ घर में लेके जाएं और इसे प्रैक्टिकली या एक एफर्ट करे एज अ वॉलंटियर फॉर अदर पीपल्स। देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि लाइफ में सबके साथ कोई ना कोई हादसा होता है, तो हम सब गुजरे हुए होते हैं। तो बीइंग अ वॉलंटियर, हमें जहां पर भी हमें लगता है कि हमारी पहुंच है या हमारी रेंज है, हमारी रेंज में लोग हैं, तो वहां तक हमें अपना किरदार जरूर जो है हमें करना चाहिए हेल्प आउट करने के लिए, जिस हद तक भी हम कर सके। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई और चला जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा चला जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे रहते हुए जो कर सकते हैं, आप अपना किरदार करें। तो सब लोग जब अपना अपनी जगहों पे रहते हुए अपना अपना रोल प्ले करेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। लेकिन जब हम दूसरे पे डालते रहते हैं, तो फिर इसका मतलब है हमने अपना किरदार तो नहीं किया, दूसरा तो अपना सोच के करेगा ना। तो बीइंग अ ह्यूमन, यानी एक हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर इंसान एक दूसरे के किसी ना किसी तरह, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल्स होती हैं, और वो अपनी उन पोटेंशियल्स को देखते हुए, अपनी उन रिसोर्सेज को देखते हुए, जहां तक भी मुमकिन हो वो किसी की हेल्प कर सकता है तो उसे मेरे हाथ से जरूर करनी चाहिए। और यही हमारी जो लाइफ का पर्पस ऑफ लाइफ भी यही है, दुनिया में जो हकूकुल इबाद की हम बात करते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाले हैं, जिनकी पूछ भी होगी, तो वो यही है कि हम इंसानों के साथ जब रह रहे होते हैं तो किस तरह से हम दूसरे इंसानों के हम काम आते हैं। और सच्ची खुशी भी इसी में मिलती है कि जब आप दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, तो आप अपने आप को बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं। आप खुद अपने अंदर जो पॉजिटिव एक थिंकिंग है कि मैंने इसकी हेल्प की, तो आपको खुशी हो रही होती है उस चीज से। जाहिर है आपका, आप किसी की जिंदगी में चेंज लाएंगे तो आपका एनवायरनमेंट बेहतर होगा, और वो एनवायरनमेंट फिर आप पे भी उसी तरह से पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी को यूज करते हुए हमें जरूर किसी ना किसी की हेल्प जिस हद तक हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है। कुछ लोग फाइनेंशियली बेहतर होते हुए फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, कुछ मेडिकली बेहतर हैं तो वो मेडिकल हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने कोविड में देखा कि कितना लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के जो मास्क बना सकते थे उन्होंने मास्क प्रोवाइड किए, जो राशन कर सकते थे उन्होंने राशन दिया, जो डिफरेंट हमने हमारा जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो इंस्टीट्यूट बंद हो गया, तो मुझे तो सबसे पहले यही समझ आई कि मैं फेसबुक पे आ जाऊं, क्योंकि सब लोग अब फेसबुक पे ही मिलेंगे। तो मैंने पहला एक प्रोग्राम किया था कि कोविड की वजह से जो एंजाइटी हो रही है, बिल्कुल अनप्लान में आ गई थी ऐसे ही रात को 11 बजे, कि किस तरह से एंजाइटी सबको, क्योंकि मुझे भी हो रही थी, मैं वॉक कर रही थी, मुझे एंजाइटी हो रही थी उस वक्त कोविड की, जरा सुन सुन के हो जाता है आपको।
तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे एंग्जायटी हो रही है, तो यकीनी तौर पे सबको हो रही होगी, तो मैं क्या उनको हेल्प कर सकती हूँ। तो सबसे पहले फिर मैंने एंग्जायटी पे ही प्रोग्राम किया था, कि लोगों को थोड़ा-सा मैं जो भी हेल्प कर सकती हूँ, तो घर पे रहते हुए। फिर हमने भी प्रोग्राम्स हमने फिर कंटिन्यू कर लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे। उससे खुद मुझे और मेरी टीम को या मेरे इदारे को बहुत फ़ायदा हुआ, एक तरह से कि हम भी थोड़ा एंगेज हो गए, हमें एक एक चीज़ लर्न हमने कर ली कि ऑनलाइन भी हम काम कर सकते हैं और दूसरा लोगों को भी फ़ायदा हुआ। बहुत से लोगों ने दूर बैठे हुए पूरी दुनिया के अंदर लोगों के मैसेजेस आए, हमने फीडबैक फॉर्म्स भी हमने भरे, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी-अपनी जगहों पे रह के लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर लिया और सीखा फिर डेफ़िनेटली जब आप लर्न कर लेते हैं, उस मैसेज को आप आगे भी पहुँचाते हैं। तो इस तरह से आई थिंक कि जब कोई क्राइसिस आता है, तो उस क्राइसिस के अंदर हम बहुत सारे नए मेथड्स जो हैं हम सीख लेते हैं, कोप कर लेते हैं, तो यही आज का जो होम टेक मैसेज है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस 2020 में नए चैलेंजेस आए, हमने उसको फेस किया, हमने नए मेथड्स भी हमने सीखे, लर्न भी कर लिए। स्ट्रीम यार्ड किसको पता था पहले, लाइव आना किसको पता था, एमएस टीम किसको पता था, गूगल मीट और ज़ूम किसको पता था। अब हमने वो सब सीख लिया और बहुत ज़्यादा हम सोशली जो है हम कनेक्टेड हैं, लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं अब। पहले की बनिस्बत। हाँ, फिज़िकली जो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, वो तो हमें करना ही है ताकि हम इस डिज़ीज़ के साथ जो है हम कर सकें, कोप कर सकें। आगे भी हमें फ़ॉलो करना है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। वैक्सीन के बाद भी आई थिंक कम से कम हमें हाथ धोने का और मास्क पहनने का चूँकि इनसे हम बचे रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, हमें आगे जारी रखना है। तो यही मैसेज है कि आप इस चीज़ों को आगे जारी रखें और स्प्रेड करें जो आपने आज सीखा है। अब आगे लोगों को ज़रूर बताइए ताकि फ़ायदा हो लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग सबको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद टॉक सीरीज से जुड़े रहिए। मैं आपके साथ फिर से हाजिर होंगी एपिसोड नंबर 4 के साथ और आप प्लीज बताइए कि आप हमारे इस उम्मीद टॉक सीरीज के अंदर डॉक्टर उस्मा या और दूसरे एक्सपर्ट से और किस हवाले से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आज के सेशन के हवाले से कमेंट कर सकते हैं, अपने रिव्यूज दे सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हमें आने वाले दिनों में किस चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए अपने एक्सपर्ट्स के साथ, प्लीज जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए ताकि वो लोग जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ऐसे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिन्हें ये बात सुननी चाहिए। और इसके अलावा आप जो मदद कर सकते हो किसी की, उसे भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि आप जो हो वो किसी के काम आ सको। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमसे जुड़े रहिए इसी तरीके से। अल्लाह हाफिज।